हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। चित्रकला वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, राजस्थानी चित्रकला, जिसमें हमने मेवाड़ स्कूल को पढ़ लिया है, अर्थात मेवाड़ शैली को पढ़ लिया। उसके सारे सब टॉपिक जो हैं, उदयपुर शैली, नाथ द्वारा, देवगढ़, चावंड, पूरा कर लिया था। उसके बाद हमने मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ा था, जिसके अंतर्गत जोधपुर है, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ एंड अजमेर और नागौर, उनको पूरा कर लिया था। और अंतिम जो कक्षा थी उसमें हमने ढूंढाड़ शैली को प्रारंभ कर दिया था, जिसके अंतर्गत हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आमेर शैली उसका एक सब टाइप है ढूंढाड़ शैली का, उसको पूरा कर लिया है। आज हम ढूंढाड़ शैली को कंटिन्यू करेंगे और आज समापन कर देंगे इस टॉपिक का। और काफ़ी विस्तृत वे में हम पढ़ रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए मैटर है। प्रॉपर ऑथेंटिक जो किताब, जितने भी सोर्स संभव हैं, बहुत सारा हो सकता है पर जितने भी हैं मतलब हमारी रेंज में, जिनमें से पेपर आ सकता है और टॉपिक जहां इंक्लूसिवली पूरा कंप्लीट हो रहा है, उसमें से नोट्स बना के मैं डाल रहा हूं। कहीं ना कहीं से ले नहीं पड़ते पर उनको भी काफ़ी चतुराई से, जितनी हमारी आवश्यकता का है, कटिंग करना, उसमें से छांटना, रिलेट करना, सरल भाषा में बनाना, वो सब मैं करता हूँ थोड़ा प्रयास। ठीक है, आप और कोई बात तो कंटेंट के बारे में आप कमेंट करना बेझिझक, ताकि और बेहतर हम ला सकेंगे, राइट। और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है हिस्टोरिका का हमारा, जो हमारी क्लास होती है उसके नीचे मैं कमेंट में पीडीएफ के लिए लिंक डालता हूं, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। सभी कंटेंट वहां पीडीएफ मिलेंगे आपको क्लासेस की। एक हमारा हिस्ट्री में अभिलेख चल रहे हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट बचा है, कंप्लीट हो जाएगा। और वीक में 2 दिन हम प्रैक्टिस करते हैं पुराने पेपरों की। हिस्ट्री का एक दिन हिस्ट्री का रिवीजन करते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं। एक कल्चर का करते हैं। लास्ट क्लास कल की थी मैंने भाषा और राजस्थानी बोलियों के ऊपर, पुराने पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो चेक करना आप है, जो आपकी हेल्प होगी नो डाउट। तो आज देखो, जयपुर शैली को हम शुरू करते हैं। जयपुर शैली ढूंढाड़ शैली की एक बहुत ही प्रमुख शैली है। शुरुआत जो ढूंढाड़ शैली में हुई थी वो आमेर से होती है। आमेर के बाद जैसे जैसे शने शने ढूंढाड़ जो ये राज्य है विस्तार लेता है, और सवाई जयसिंह सेकंड के समय, बहुत फेमस सवाई राजा जयसिंह सेकंड, ठीक है, जिनका कार्यकाल 1700 ईस्वी से लेकर 1743 तक रहा है, ठीक है। और बहुत ही वाकपटु थे ये, बहुत चतुर, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही दिलेर शासक माने जाते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे सेना नायक, बहुत अच्छे साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, ठीक है। बहुत कुछ उल्लेख मिलता है सवाई जयसिंह सेकंड के बारे में, जिन्होंने 1727 में कहा जाता है जयपुर की स्थापना करवाई थी, नवंबर 1727 में। पता है आप सबको, वास्तुकार विद्याधर भट्ट थे जो, ठीक है। तो उन्होंने, उनके कार्यकाल में जयपुर शैली का प्रादुर्भाव होता है। आमेर के बाद जब जयपुर शैली का रूप लिया जाता है, आमेर शैली जयपुर में परिवर्तित होती है, यानी कुछ कलाकार आमेर वाले जयपुर में भी काम करने लग जाते हैं, वही कलाकार होते हैं। आमेर भी इनकी ही एक राजधानी थी, बाद में एक नया शहर बनाकर सवाई जयसिंह सेकंड जयपुर को राजधानी बना लेते हैं। तो वहां जो कला मतलब प्रादुर्भाव हुआ, कला विकसित हुई, उसको जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। वरना दोनों ही, आमेर और जयपुर दोनों ही बिलोंग करती हैं कछवाहा राजवंश से, आप सबको पता है। तो प्रारंभिक विकास किसके समय में होता है? सवाई जयसिंह सेकंड साहब के, ठीक है भाई। अब स्वर्ण काल किसका माना जाता है? स्वर्ण काल है सवाई प्रताप सिंह के। इनके समय में 50 से भी अधिक चित्रकार इनके दरबार में थे। किसके समय में? सवाई प्रताप सिंह के समय में। 1 बाय 1 हम सब के बारे में पढ़ेंगे, चेक कर लेना आप है जो, ठीक है। इनिशियल डेवलपमेंट सवाई जयसिंह सेकंड, गोल्डन पीरियड ऑफ सवाई प्रताप सिंह, अभी इनके बारे में और भी जानकारी आएगी। अब सवाई जयसिंह से शुरुआत करते हैं भाई। तो सवाई जयसिंह ने क्या है, 36 कारखाने, 36 कारखाने बनाए हुए थे अलग अलग चीजों के लिए। मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा कला के संरक्षक थे, बहुत अच्छे साहित्य प्रेमी थे, बहुत विद्यानुरागी थे हर तरीके से, और बहुत विद्वान थे। आज जयपुर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे जंतर मंतर देख लो आप है जो, सवाई जयसिंह की देन है। अब मतलब कहीं भी आप, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जिसमें सवाई जयसिंह का मॉडर्नाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हाथ था, कि उल्लेख उनका नहीं मिलेगा। सती प्रथा को बंद करवाने में बहुत ज्यादा प्रयास करे इन्होंने। विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने दोबारा रिवैलिडेट करवाया कि विधवाओं को पुनर्विवाह वैलिड होना चाहिए। बहुत सारे प्रयास करवाए सवाई जयसिंह सेकंड ने, बहुत अच्छे शासक थे, पढ़ना आप इनके बारे में।
कुछ चीजें नकारात्मक हर किसी की मिलेंगी, कुछ कुछ उदाहरण या कुछ चीजें ऐसी हैं जहां जैसे बूंदी वाला हस्तक्षेप, वहां लगेगा आपको कि इनका हस्तक्षेप थोड़ा ऐसा था, मतलब थोड़ा भारी था, वो आप चेक कर लेना। सूरत खाना, 36 कारखाने खुलवाए थे इन्होंने, सवाई जय सिंह ने, बहुत भांति भांति, तोसा खाना, सूरत खाना, बहुत सारे, ठीक है। और इनका कारखानों का खुलवाने का मतलब क्या था? कारखाने इसलिए खुलवाए कि भैया किसी में कोष कोष का रिजर्व रहेगा, फंड का, किसी में हथियार रहेंगे, किसी में कुछ और आइटम रहेंगे, कुछ कहीं और कोई कलाकृति है वो रखी जाएगी, कहीं पे पेंटिंग ही पेंटिंग है, कहीं पे पूरे हथियार ही हथियार हैं। ऐसे करके इन्होंने डिवीजन बना दी आज के डिपार्टमेंट की तरह, जैसे आज डिपार्टमेंट होते हैं सरकारों में, विभाग, ऐसे इन्होंने कारखाने बना रखे थे। उनमें एक फेमस था सूरत खाना, और नाम से ही हो रहा सूरत, सूरत मतलब शक्ल को कहते हैं सूरत, भोली सी सूरत। तो सूरत खाना एक 36 जो कारखाने थे उनमें से वन ऑफ द कारखाना था। और ये किस लिए फेमस था? ये कलाकारों को डिवोट था, जो चित्रकार हैं विशेषकर उनको नियुक्त किया गया था, चित्रों का निर्माण करिए आप, जितना हो सकता है उतने चित्र बनाइए, बढ़िया बढ़िया, मैं संरक्षण दूंगा आपको। और आपका ये जो जगह है टोटली डिवोट चित्रकारी के लिए है सूरत खाना। देखो आप है जो सूरत खाना, वन ऑफ दी 36 वर्कशॉप्स फॉर द क्रिएशन ऑफ पेंटिंग्स, डिपिक्शन ऑफ रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरास एंड रागमाला, इन सब के चित्र बने हुए हैं सूरत खाने में। ये सब हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ दैनंदिन कुछ लोक गाथाओं के भी ग्रंथ हैं इनमें से, देख लीजिए। जैसे बारहमासा, बारहमासा हर शैली में मिल जाएगा चित्रों की। बारह मासा मतलब 12 महीने होते ना, उनमें भांति भांति की अवस्थाएं रहती है मौसम की, भांति भांति के उत्सव मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, तो उन सबको दर्शाया गया 12 मासा में कि प्रकृति का कैसा रूप बदलता है 12 महीने, उन सब के चित्र होते हैं। और गीत गोविंद, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नवरस और रागमाला आदि का चित्रण किया गया है सूरत खाने में। एंड व्हाट नेक्स्ट? चित्रकार, कि इनके समय में, किसके समय की बात हो रही है? सवाई राजा जय सिंह जी के समय में, सवाई जय सिंह सेकंड, 1700 से 1743 तक, इनके समय में ही हुरडा सम्मेलन हुआ था 1734 में। जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था, इनके ही प्रयासों से। जय सिंह कारिका इनके समय में लिखी गई है, एक जीज मोहम्मद साई इनके ही समय में लिखी गई है। कितनी जंतर मंतर, बहुत सारी चीजें इन्होंने करवाई हैं सवाई जय सिंह ने। तो इनके समय चित्रकार कौन है? मोहम्मद शाह और साहिब राम। और साहिब राम का नाम तो बहुत बार आने वाला है। साहिब राम से जय सिंह जी के समय भी आएंगे, ईश्वरी सिंह के समय पे भी आएंगे, माधो सिंह के समय भी आएंगे, माधो सिंह प्रथम के समय में भी आएंगे। तो इनका नाम बहुत मिलता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है साहिब राम का, जब भी जयपुर शैली की बात होगी, याद रखना है आपको। कवि शिवदास राय, कवि शिवदास राय जी का एक ग्रंथ है लिखा हुआ, कौन सा? पांडुलिपि सरस रस ग्रंथ, 1737 ईस्वी का, याद रखना है। कवि शिवदास राय, दरबारी कवि थे सवाई जय सिंह जी के, कवि शिवदास राय, इनके समय में एक पांडुलिपि थी सरस रस ग्रंथ 1737 की। इसके आधार पर भी कृष्ण विषयक चित्र बने हुए हैं, कृष्ण विषयक चित्र, कृष्ण भगवान से रिलेटेड चित्र बने हुए हैं इस ग्रंथ के आधार पे, ये भी याद रखना है सूरत खाने में। और कौन थे राजा? सवाई राजा जय सिंह सेकंड, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। पोइट शिवदास राय, कृष्णा थीम्ड पेंटिंग्स। आगे देखिए, इसके बाद आते हैं महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह प्रथम दोनों ही सवाई जय सिंह के पुत्र थे। और याद आया आपको कुछ? एक विवाद हुआ था दोनों भाइयों में, सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह में। माधो सिंह और सवाई ईश्वरी सिंह लड़ाई किस बात? उत्तराधिकार की लड़ाई थी। एक पुत्र जो माधो सिंह थे वो मेवाड़ की राजकुमारी से पैदा हुए थे, और ईश्वरी सिंह जो पहले से ही जो रानी थी उनसे पैदा हुए थे। आपको याद आया हो तो याद करो, जब मेवाड़ की राजकुमारी की शादी होती है जय सिंह जी से, तो एक शर्त होती है कि भावी जो उत्तराधिकारी होगा वो मेवाड़ की राजकुमारी के गर्भ से पैदा हुआ पुत्र होगा। इसीलिए दोनों में भाइयों में लड़ाई होती है। बाद में मराठों का हस्तक्षेप इतना ज्यादा बढ़ जाता है, हिस्ट्री में मैंने सब पढ़ाया है, नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी, यहाँ टॉपिक से भटक जाएंगे, पर बाद में इतना विवाद बढ़ता है दोनों भाइयों के बीच में कि मराठी और पिंडारियों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। बाद में वो बंटवारा भी कर देते हैं, कुछ क्षेत्रों को माधो सिंह को दे भी दिया जाता है ईश्वरी सिंह द्वारा, पर इतनी ज्यादा लगान और पैसे की डिमांड की जाती है मराठों द्वारा
कि उनको आत्महत्या करनी पड़ जाती है ईश्वरी सिंह को। और ये ईश्वरी सिंह वही है जो इन्होंने सरगासूली बनवाई है, ईश्वरी लाट जिसे कहते हैं, ईश्वर लाट कहते हैं। देखना कभी ओल्ड जयपुर में जाके, बहुत हिस्ट्री में बहुत कुछ है पढ़ने का, पर वही है, रुचि की बात है सारी। तो महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह, तो ये पुत्र किसके हैं? सवाई जय सिंह के। और ये जो माधो सिंह प्रथम का नाम आता है, ये भी पुत्र हैं किसके? सवाई जय सिंह के। तो इनके समय में जो सूरत खाना था, जो सवाई जय सिंह ने स्थापित किया था, सूरत खाना शिफ्ट हो गया था कहां पे? आमेर से लेकर जयपुर में स्थानांतरित करवा दिया गया। भाई आमेर रख लो चाहे जयपुर रख लो, है तो इनके ही सारे। पुरानी राजधानी आमेर है, नई जयपुर बना दी। फिर ईश्वरी सिंह क्या करते? वहां से सूरत खाना को शिफ्ट करवाकर भैया जय सिंह जयपुर में ही बना दो इसको, ताकि मेरी देख रेख में रहे, डायरेक्ट कंट्रोल में। ये याद रखना है। इनके समय के चित्रकार कौन से हैं? साहेब राम और लालचंद। और साहेब राम वही हैं जो सवाई जय सिंह के समय में भी इनका नाम आया था, याद रखना। साहेब राम और मोहम्मद शाह, दो चित्रकारों के नाम सवाई जय सिंह जी के समय में आते हैं। और ये साहेब राम कंटिन्यू रहते हैं ईश्वरी सिंह के समय और माधव सिंह के समय, याद रखना ये बात है जो। और साहेब राम फेमस थे बड़े बड़े आदम कद के व्यक्ति चित्र बनाने के लिए। बहुत बड़े बड़े पोर्ट्रेट बनवाए साहिब राम ने, बनाए बहुत ज्यादा बड़े बड़े, एकदम विशाल काय। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। देखो लिखा भी हुआ है, साहिब राम आदम कद के व्यक्ति चित्र बनाए। और लालचंद जो थे, जो जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाते थे, जानवरों की लड़ाई के, शिकार के चित्र, उनमें बहुत ज्यादा फेमस है लालचंद चितेरा। चितेरा चित्रकार को कहते हैं। तो लालचंद चितेरा नाम से फेमस थे लालचंद। और साहिब राम का बता दिया आपको मैंने। ठीक है, तो देखो आप, सूरत खाना शिफ्टेड फ्रॉम आमेर टू जयपुर। साहिब राम लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट्स और लालचंद पेंटिंग्स ऑफ एनिमल फाइट्स, याद रखना है। फिर अगले डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भूमिका नहीं है, रट्टाफिकेशन है, फैक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कुछ भी नहीं छूट रहा है। ठीक, इतनी जल्दी नहीं है, पर हाँ थोड़ी गति ज्यादा रखनी है, क्योंकि काफी स्लो होता है तो थोड़ा सा क्लास भी खिंचती है, टाइम भी आपका जाया होता है। सवाई माधो सिंह प्रथम, फिर इनके भाई राज संभालते हैं जब वो आत्महत्या कर लेते हैं। सवाई ईश्वरी सिंह, उनके छोटे भाई राजगद्दी पर बैठते हैं। और वो इनके समय में एक पर्टिकुलर मणिकुट्टिम कला प्रचलित होती है सवाई माधो सिंह प्रथम के समय। और इस समय क्या होता है, सब मणिकुट्टी में जो कला है ना, इसमें डायरेक्ट चित्र बना नहीं रहे कलाकार, चित्र बनाना छोड़कर एक नई कला अपना लेते हैं भाई, कि डायरेक्ट चित्र नहीं बना रहे हैं। वो क्या करते हैं, देखो, चित्रों की जगह मोती, लाख और लकड़ी की मणियों से कलाकृति बनाते हैं। मतलब डायरेक्ट पहले पेंटिंग नहीं कर रहे, मतलब कोई कलर नहीं भर रहे पेंटिंग में, डायरेक्ट उनके ऊपर मोती लगा रहे हैं, लाख लगा रहे हैं, चूड़ियों ले रहे टूटी फूटी, और उनसे कलाकृतियां बना रहे हैं। और इस कला को कहा जाता है मणिकुट्टिम कला। एक बार दोबारा देखो, इंग्लिश में देख लो एक बार, आर्ट वर्क मेड यूजिंग पर्ल्स, लाख एंड वुडन बीड्स इंस्टेड ऑफ पेंटिंग्स। तो ये याद रखना है खाली, क्योंकि हमारा जो पेपर होने वाला वो प्रीलिम्स के हिसाब से है, मतलब 1 डे पेपर है, विकल्प आएंगे वहां पर, हमें कोई उत्तर नहीं देना लिखित में। तो सबसे बहुत अच्छी चीज है ये, तो भाई हमें ऑप्शन में से छांटना है। तो हमें इतना याद रह जाए, मणिकुट्टिम कला के समय कौन से शासक थे ढूंढाड़ में, जयपुर में, तो वो थे सवाई माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह मणिकुट्टिम, मैं कैसे भी याद कर लेना। ठीक है, पेंटिंग की जगह क्या रखते हैं, सीधे कलर नहीं भरते, मोती लगा दिए, लाख लगा दिए, लकड़ी के मणके लगा दिए, उनसे चित्रकला बनाई जा रही है, याद रखना है हमको। फिर इस समय भित्ति चित्रण बहुत ज्यादा हुआ है, सवाई माधो सिंह के समय भित्ति चित्रण हुआ है बहुत सुंदर। और एक और बात, जयपुर की विशेष देन है ये सबके लिए, भित्ति चित्रण बहुत फेमस है जयपुर के भित्ति चित्रण। तो देखो आप, गलता जी के मंदिरों में, गलता जी मंदिर है, सबने देखा है, जब आप जाएंगे इधर, कहां जाएंगे, मंकी वैली कहते हैं गलता जी को। और गलता जी कहां पर है, जहां पर हमारे खोले के हनुमान जी हैं, उसके बैक साइड में आप जाएंगे पहाड़ियों को क्रॉस करके, तो गलता जी आ जाती हैं। ठीक है, बहुत ही पवित्र स्थल है हिंदू धर्म में गलता मंदिर। सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल एवं पुंडरीक हवेली, यहां पर बहुत ही सुंदर कलात्मक भित्ति चित्रण पाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बुलेट्स इंपॉर्टेंट है, ये सब हेडिंग है अपने आप में। और इस समय के चित्रकार कौन थे, सवाई माधो सिंह प्रथम के समय के। साहिब राम कॉमन है, याद रखना है, साहिब राम, लालचंद, ये दोनों तो पहले ही आ गए। दोनों सवाई ईश्वरी सिंह के वाले दोनों कॉमन है, लालचंद भी और साहिब राम भी। फिर और कौन है इनके अलावा, देखिए, रामजी दास और गोविंदा।
साहिब राम लालचंद, रामजी दास और गोविंदा। और इस समय के चित्र बताइए, एक आध चित्र हैं बिल्कुल सब। भाई मणिकुट्टिम कला तो एक्स्ट्रा थी, चित्र भी थे साथ में, ये कला भी थी मणिकुट्टिम, जिसमें चित्र नहीं बन रही, डायरेक्ट कलाकृतियां बन रही हैं। तो चित्र देखो इस समय के, माधव सिंह के जनानी मजलिस की, माधव सिंह को पोर्ट्रेट करते हुए, कि माधव सिंह को एक विषय बनाते हुए चित्र हैं, कि माधव सिंह कभी कहीं देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी कोई पर्टिकुलर सीन देख रहे हैं, कभी शिकार के दृश्य देख रहे हैं, वो चित्र ज्यादा बने, यानी व्यक्ति चित्र बने हैं बहुत ज्यादा, कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दर्शाते हुए कि अभी वो शिकार देख रहा है कोई व्यक्ति, अभी कुछ और देख रहा है, ऐसे चित्र बने। तो देखो आप, माधव सिंह के जनानी मजलिस की, जनानी मजलिस की ओर देख रहे हैं माधव सिंह, ऐसा चित्र है। शिकार, घुड़सवारी, हाथियों की लड़ाई देखते हुए चित्र, कभी शिकार देख रहे हैं, कभी घुड़सवारी देख रहे हैं, कभी हाथियों की लड़ाई देख रहे हैं, ऐसे चित्र बने हैं इस समय। और साहिब राम व्यक्ति चित्रों में बहुत फेमस है, भूलना मत इस बात को। एक बार देखिए आप दोबारा, पेंटिंग्स हैं डिपिक्टिंग माधव सिंह रॉयल वुमेन्स असेंबली, हंटिंग सीन्स, हॉर्स राइडिंग एंड वॉचिंग एलिफेंट फाइट्स। आर्टिस्टिक म्यूरल पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग है बहुत शानदार, कहां पर है, भित्ति चित्रण को कहते हैं म्यूरल। और वो कहां मिली है, गलता जी के महलों मंदिरों में मिली है, रानी सिसोदिया के महल हैं उनमें मिली है, और कहां मिली, पुंडरीक जी की हवेली में मिली है। याद कर लेना, सब याद हो जाएंगे, एक एक दो दो बार करोगे। और जिस प्रकार हमारा पेपर आता है विकल्प वाला ऑप्शन, उनमें तो आपने 2-3 बार भी यदि रिवाइज किया है ना, टिक कर दोगे 100%। फिर आते हैं कौन, सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह कौन है, ये याद आया क्या, जिनका पीरियड जयपुर शैली का गोल्डन पीरियड माना जाता है, वो सवाई प्रताप सिंह है। तो देखो इनके समय में सूरत खाने में 50 से अधिक कलाकार रहते थे साहब, जिनमें साहिब राम भी हैं। देखो साहिब राम कहां से चल रहे हैं, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधव सिंह, और अब आ गए सवाई प्रताप सिंह। चारों व्यक्तियों के समय, सॉरी चारों शासकों के समय, हैं तो व्यक्ति पर वैसे शासक हैं हमारे, चारों शासकों के समय कॉमन चित्रकार हैं साहिब सिंह, साहिब राम, जो बड़े बड़े आदम कद के चित्र बनाते हैं। ठीक है, याद रखना है। राम सेवक, साहिब राम कॉमन है ये सब, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण, घासी का बेटा सीताराम, हीरा, सीताराम राजू, शिवदास, गोविंद राम आदि पढ़ लेना, आप रटना पड़ेगा, है ना, इसमें कोई हेल्प नहीं की जा सकती। अब प्रमुख चित्र देखो इस समय के, प्रताप सिंह के समय के, गोल्डन पीरियड याद रखना है प्रताप सिंह। प्रताप, महाराणा प्रताप हमारे गोल्डन की भांति चमकते हैं इतिहास में, ऐसे याद करते, कैसे भी कर लेना, महाराणा प्रताप साहब हमारे, ठीक है, वो कैसे गोल्डन की, सूर्य की भांति चमकते हैं, उनका तेज बहुत तगड़ा है, अच्छे अच्छे पानी बढ़ते हैं उनकी व्यक्तित्व के आगे, जैसा कि इतिहास हमें बताता है। और जितना कि मुझे पूर्ण विश्वास भी है, मुझे लगता है कि उनकी कहानियां, किंवदंतियां उनसे भी बढ़कर हैं लिखी हैं, कुछ फीलिंग आती है उनको पढ़ के, तो ऐसे ही मान लो आप। प्रताप सिंह हमारे महाराणा प्रताप सिंह है, वो भी तेज था, उनमें सूर्य वाला, गोल्डन की तरह चमकते थे। तो ऐसे याद रख लेना, प्रताप जी का जहां नाम आएगा वो चमकेगी चीज, ऐसे मान लेना, हर जगह अप्लाई नहीं होगा पर यहां मान लीजिए। तो प्रताप सिंह सवाई, ये कछवाहा है, ट्रिक कहीं और से आई है पर याद करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, चित्र देखिए इस समय के, साहिब राम द्वारा बने चित्र, राधा कृष्ण का नृत्य और महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदम कद का चित्र। आदम कद माने फुल बड़ा पोर्ट्रेट एकदम, साहिब राम ने बनाया होगा 100%, याद रखना है। देवी भागवत संवत 1856, इसका भी चित्र है, बाकायदा यही नाम से है, देवी भागवत संवत 1856। ठीक है, अब भागवत दशम स्कंद, इसका भी चित्र है, रामायण का चित्र है, कृष्ण लीला आदि के चित्र हैं सवाई प्रताप सिंह के समय। और चित्रकारों की तो भरमार है, बहुत सारे, 50 से भी अधिक हैं, यहां लिख भी नहीं सकता मैं इतने नाम, है ना, मुश्किल से 8-10 नाम बताए हैं। अब देखिए, एक रागमाला, 36 राग रागड़ियों का सेट है पूरा, रागमाला और 36 राग रागड़ियों का सेट मिलता है, 34 चित्र हैं इसमें अपने आप। ये जो राग रागड़ियों का सेट है इसमें 34 चित्र हैं, और ये बनाया किसने है, 3 जनों ने मिलकर बनाया है। ये रागमाला 36 राग रागड़ियों का सेट जिसमें 34 चित्रों की श्रृंखला है, किसने बनाया, 3 जनों ने मिलकर बनाया। कौन कौन है वो, जीवन, नवला और शिवदास। जीवन, नवला और शिवदास तीनों ने मिलकर ये राग रागड़ियों का सेट, 36 राग रागड़ियों का सेट, 34 चित्र ये बनाया है। इधर एक बार देख लो, ये सब नाम है, इनमें कुछ नहीं बताना है।
अब देखो प्रोमिनेंट पेंटिंग्स, पेंटिंग्स बाई साहेबराम, डांस ऑफ राधा कृष्णा एंड लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ महाराजा सवाई प्रताप सिंह। देवी भागवत संवत 1856 का चित्र है। भागवत दशम स्कंदा 1792 का चित्र है। रामायण कृष्ण लीला आदि के चित्रण हुआ है। और ये बता दिया जीवन नवला और शिवदास, इन्होंने बनाया है 36 राग रागणियों का 34 चित्रों का समूह का एक चित्र है। सेट है, पूरा चित्रित सेट है, रटने का है, कोई हेल्प नहीं कर सकता, पर फैक्ट है हमारे आगे, दोहराएंगे याद हो जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, आगे है सवाई जगत सिंह, और ढूंढाड़ शैली में बहुत विस्तार में दे रखा है। ऐसी ऐसी किताबें हैं जहां पर 4-5 पेजों में लगातार, पर फिर भी हमने छांट छांट के जो लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर यही क्रक्स बनता है, इक्का दुक्का ही कोई फैक्ट शायद छूटा होगा, वरना छूटा नहीं है, इसीलिए ज्यादा आ रहा है। देखो कितने सारे शासकों के नाम आए, सब में कुछ ना कुछ मिला है, बहुत ज्यादा है सवाई इधर ढूंढाड़ शैली में बहुत कुछ है जयपुर शैली के अंतर्गत। अब आता है सवाई जगत सिंह। इनके समय के 2-3 चित्र फेमस हैं। एक तो गोवर्धन धारण, भगवान, कौन से भगवान? कृष्ण भगवान को मानते थे यहाँ के राजा, जिनका नाम क्या पता है? वो गोविंद देव जी महाराज। आज भी लोग हैं जो आरती में जाते हैं, सुबह सुबह मंगला आरती होती है, तो गोविंद देव जी महाराज इनके आराध्य थे कछवाहा वंश के। तो भगवान कृष्ण के चित्र तो मिलने ही मिलने ही, मान लो आप। तो गोवर्धन धारण और रास मंडल, जो रास रचाते थे भगवान कृष्ण भगवान गोपियों के साथ मिलकर, ठीक है, उनके भी बहुत ज्यादा चित्र हैं। एंड व्हाट, पुंडरीक जी की हवेली के भित्ति चित्र भी हैं इनके समय। कौन? सवाई जगत सिंह के समय के, ठीक है। और देखो अब आते हैं महाराजा जय सिंह सेकंड थोड़े से समय के लिए, और सवाई राम सिंह। कौन से? महाराजा राम सिंह। अब इनके समय में 1835 आते आते जो प्राचीन पद्धतियों पे चित्र बन रहे थे उनका हार सोना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय अंग्रेजों की एंट्री हो गई। याद करो आप, 1828 के बाद आप याद कर लो, संधियां शुरू हो जाती हैं होना। कौन सी? सहायक संधियां। 1800 यूं मान लो 19वीं सदी आते आते, क्योंकि 1835 19वीं सदी तो है, 19वीं सदी आते आते भारत में अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है। वो तो पहले से भी हो रखा है, विशेषकर राजस्थान की बात कर लीजिए। राजस्थान में सहायक संधियों से अंग्रेजों की एंट्री हो जाती है। आते क्यों है? मराठों से और पिंडारियों से रक्षा करने के लिए। बाद में शने शने हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंटरनल राजनीति में भाग लेने लग जाते हैं, तो उनका प्रभाव आना ही आना है राजा शासक के ऊपर। तब उनके प्रभाव के चित्र बनने लग गए। और 1835 आते आते जो प्राचीन पद्धति थी आमेर और जयपुर वाली, ढूंढाड़ वाली, वो लुप्त होती चली जाती है और कंपनी का प्रभाव आने लग जाता है। तो देखो इस समय यथार्थवादी चित्रण होने लग गया। इस समय डेट भी अंकित की जाने लगी, भैया ये इस समय का चित्र है। यथार्थवादी चित्रण, रियलिस्टिक फोटोज बनने लग गए। कल्पनाओं को हटाकर रियलिस्टिक विषय बन गया चित्रकला का, ठीक है। महाराजा जय सिंह सेकंड एंड महाराजा राम सिंह। बाई 1835 डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट ट्रेडिशंस, पुराने जो भी परंपरा के रूप थे वो हार सोने लग जाते हैं और रियलिस्टिक पेंटिंग होने लग जाती है। उनमें क्या क्या आता है रियलिस्टिक में? डेट इंस्क्राइब्ड पेंटिंग्स, की डेट लिखी है पेंटिंग्स पर। जैसे उदाहरण देखो, संजीवनी 1838 ईस्वी की है। श्री शिलावृद्धि लिटरेचर, इंग्लिश में, हिंदी में देख लो श्री शील वृद्धि साहित्य, इंग्लिश में थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना शीलावृद्धि, यहां कहेंगे डायरेक्ट शील वृद्धि साहित्य 1846 का। महाभारत सेट 1848 का, और भागवत गीता 1850 का। ये सब देख लो, सभी पे सन लिखे हुए हैं। जो यूरोपियन थे वो सन लिखते थे, बाकायदा नाम भी लिखते थे। जैसे हमने बीकानेर में पढ़ा था, नाम युक्त तिथि युक्त चित्र बनने लग गए, ऐसे ही यहां होने लग गया। ये कंपनी का प्रभाव है, अंग्रेजों की शैली का प्रभाव है, रियलिस्टिक चित्रण हो रहा है। आगे चलते हैं, फिर आते हैं हवेली चित्रण, ठीक है। सवाई राम सिंह जी का ही समय चल रहा है, अब हवेली चित्रण बहुत ज्यादा हुआ है इस समय। देख लो कौन कौन से हुए। आचार्य की हवेली गलताजी में, यहां भी हवेलियों में चित्रण मिला है इस समय सवाई राम सिंह जी के समय में। और क्या मिलता है? दोसाध की हवेली में भी चित्रण हुए हैं। एंड सामोद की हवेली, सामोद आपको पता है जहां हनुमान जी का बहुत प्यारा मंदिर है, सामोद की हवेली, वहां भी चित्रण मिलता है। और प्रताप नारायण पुरोहित जी, उनकी हवेली, इन सब का चित्रण हुआ है। अब प्रश्न कैसे आते हैं कि ये सब, मान लो किसी चित्र का नाम दे देंगे कि फला हवेली में चित्रण किस शासक के काल में हुआ है,
या निम्नलिखित में से कौन सी हवेली में भित्ति चित्रण नहीं हुआ है, या इन राजा के समय ये चित्रण नहीं हुआ है? ऑप्शन में से दे सकते हैं, एक हटा सकता है, एक पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रह जाएंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे याद रह जाएंगे। एक बार देख लो, हवेली चित्रण में आचार्य की हवेली गलता जी में, दुसाध की हवेली, सामोद की हवेली, प्रताप नारायण पुरोहित जी की हवेली, यहां पे हवेली चित्रण मिलता है राम सिंह जी के समय में। एंड नेक्स्ट, अब जो राम सिंह थे, सवाई राम सिंह कला प्रेमी थे बहुत ज्यादा, तो उन्होंने चित्रकारों के लिए, एक कला प्रेमियों के लिए एक अलग से स्कूल खोल दिया, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, MSAC। कब? 1857 में। और 1857 में क्रांति हुई थी हमारे यहाँ, तो ये भी एक क्रांति थी, यूं मान लो कि कलाकारों के लिए, चित्रकारों के लिए जयपुर में अलग से स्कूल खुल गया भाई, कि आप आइए, सीखिए और कला को बढ़ाइए। ठीक है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स 1857 में सवाई राम सिंह द्वारा ये ओपन किया जाता है। बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है और वर्तमान में ये किस नाम से है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, RSA के नाम से, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से मिलता है। याद रखना है हमको, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, प्रेजेंटली नोन एज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। उसके बाद आते हैं सवाई माधव सिंह सेकंड, 1880 से 1922, बिल्कुल लेटेस्ट एकदम, 20वीं सदी की बात आ गई है ना, 19वीं सदी का अंतिम दौर और 20वीं सदी का शुरुआत, 1880 से 1922 माधव सिंह सेकंड। और इस समय आते आते, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रभाव था हमारे प्राचीन पद्धतियों का, इस समय तक आते आते पूर्ण तरीके से यूरोपियन प्रभाव आ गया, क्योंकि अंग्रेज तो जम ही गए, अब यहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं, आजादी तक जाएंगे नहीं, देख लेना आप, पता ही, हमने एकीकरण में पढ़ाई है। तो पूर्ण रूप से यूरोपियन प्रभाव आ गया। और इस समय का एक बहुत फेमस चित्र मिलता है, कौन सा? 10 महाविद्या का जवाहर सेट, सवाई माधो सिंह सेकंड के समय का एक प्रमुख चित्र याद कर लो बस आप, तो कौन सा? 10 महाविद्या का जवाहर सेट, 1920 का ये चित्र है। ठीक है, पानी पी के कंटिन्यू करेंगे। अगला देखिए, विशेषताएं। क्या है? विशेषताएं। अब हमने 1 बाय 1 सब देख लिए कि सवाई जयसिंह सेकंड जी, इसको प्रादुर्भाव होता है जयपुर शैली का। पहले आमेर थी, अब स्वतंत्र रूप से जयपुर नाम आने लग गया, क्योंकि जयपुर की स्थापना हो गई तो जयपुर शैली विकसित हो गई। बाद में जब ईश्वरी सिंह आते हैं तो सूरत खाना शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद माधव सिंह आते हैं उनके भाई, उस समय, उससे पहले ही साहेब राम है जो बड़े बड़े आदम कद के चित्र बनाता है, लालचंद चितेरा शिकारियों के चित्र बनाता है, और राम सिंह जी स्कूल ऑफ आर्ट्स खुलवा देते हैं। तो ऐसे हमने पढ़ा है अभी हमने पढ़ लिए ओवरऑल। अब हम क्या देख रहे हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है, सभी को मिलाकर जयपुर शैली। तो वो देखो आप, जो सैकड़ों व्यक्ति चित्र और समूह चित्र मिलते हैं जयपुर शैली में। ठीक है, अब हाशिए पे गहरा लाल रंग मिलता है। हाशिया जानते हो ना आप, ये एक पेज है, इसके चारों ओर जगह खाली छोड़ी जाती है, आपने देखा होगा। तो ये जो जगह है बाहर वाली, ऐसे आउटर लाइन वाली, ये इसको हाशिया कहते हैं। और हाशिए पे गहरा डार्क रेड कलर मिलेगा। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप पोर्ट्रेट्स, बहुत सारे लोगों के समूह में चित्र बने हैं। ठीक है, और क्या है? बॉर्डर्स विद डीप रेड कलर, एक गहरा लाल रंग है। और यूज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी और सोने का भी थोड़ा थोड़ा प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं चमक लाने के लिए चांदी और सोने का वर्क इस्तेमाल हुआ है। एंड व्हाट नेक्स्ट? मेल फेसेज आर क्लियर विद आईज शेप्ड लाइक द खंजाना बर्ड। खंजाना एक पक्षी होता है, उसकी तरह आंखों को दिखाया है। देखो आप, है जो यहां पर पुरुष के चेहरे साफ और आंखें खंजनाकार बनाई हैं। खंजन एक पक्षी होता है, आपको पता है आपको, खंजन होता है, उसकी सी आंखें बनाई होता है, चिड़िया से होती है छोटी। ठीक है, अब वुमेन को कैसे दिखाया? वेल फॉर्म्ड डिपिक्शन, लार्ज आईज, लॉन्ग हेयर, वेल बिल्ट बॉडीज एंड प्लीजेंट एक्सप्रेशंस। एकदम प्लीजेंट मतलब एकदम रिलैक्स, शांत, एकदम भरा हुआ चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी, लंबे केश, अंकन स्वस्थ तरीके से किया, एकदम स्वस्थ बनाया, एकदम प्रफुल्लित, एकदम खुश,
आंखें बड़ी बड़ी, लंबी केस राशि, बाल लंबे लंबे हैं, भरा हुआ शरीर और सुहावनी मुद्राएं, ठीक है, सूदिंग, एकदम रिलैक्स, शांत, प्रसन्न चित्त। और प्रकृति का चित्रण कैसे दिखाया हुआ है? नीले बादल हैं, नीले बादलों के ऊपर, आकाश नीला होता है, आकाश, नीले आकाश पर व्हाइट बादल है तैरते हुए दिखाया गया है, ये प्रकृति का चित्रण हुआ है यहां पर। और उद्यान जो हैं, जो बाग दिखाए गए हैं, ठीक है, उसमें क्या दिखा है? आम के पेड़, केला, पीपल और कदम्ब के वृक्ष दिखाए। कदम्ब का वृक्ष यमुना नदी के किनारे बहुत ज्यादा है, कृष्ण भगवान जी अटके लिया करते थे उन पर। व्हाइट कॉटन लाइक क्लाउड्स फ्लोटिंग इन ब्लू स्काईज। ट्रीज इन गार्डन्स इंक्लूड मैंगो, बनाना, पीपल एंड कदम्बा। ठीक है, ये विशेषताएं हो गई। और थोड़ी विशेषता है, देख लीजिए जयपुर की। ईश्वरी सिंह के समय बड़े बड़े आदम कद के पोर्ट्रेट चित्र कहते हैं इनको, बड़े बड़े आदम कद के, बहुत विशाल व्यक्ति चित्र बने हैं ईश्वरी सिंह के समय में, क्योंकि साहिब राम शुरू करवाते हैं, बाद में भी कंटिन्यू भी करते हैं, माधव सिंह के समय में भी रहते हैं वो। और बड़े बड़े पोर्ट्रेट और भित्ति चित्रण जयपुर की विशेष देन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार कर लो कि बड़े बड़े ये आदम कद के चित्र और भित्ति चित्र ये अन्य जहां पर भी गए ना कलाओं में, राजस्थान की शैलियों में, वहां जयपुर से ही गए। कहा जाता है कि इनकी विशेषता है, अद्वितीय विशेषता है, जो बहुत कम जगह मिलती है। लार्ज पोर्ट्रेट्स एंड म्यूरल पेंटिंग्स अ डिस्टिंक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जयपुर। ठीक है, अब एक लास्ट में एक टेक्नोलॉजी उपयोग होती थी चित्रकारी में, वो याद कर लीजिए आप, तो बस सीधा क्वेश्चन आता है, जिसको कहते हैं आला गीला टेक्नोलॉजी। आला गीला या मोराकसी लिखा हुआ है, आला गीला या मोराकसी या आराइश, क्वेश्चन आ जाए तो क्या है? आला गीला, आराइश या फिर क्या है? मोराकसी। ये क्या है भाई? स्पेशल टेक्निक है म्यूरल पेंटिंग की, भित्ति चित्रण की एक अलग कला है, विशेष कला है भित्ति चित्रण की, जिसमें चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है कि चूना पत्थर का जो पलस्तर होता है उसको चिकना किया जाता है और उस पर म्यूरल्स बनाए जाते हैं। याद रखना है, ये मोराकसी और आला गीला टेक्नोलॉजी या फिर आराइस, क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। और ये राजस्थान बोर्ड की किताब में दे रखा है, कई जगह इसको बताया नहीं है, नोट्स में मैंने देखा है, पर ये राजस्थान बोर्ड की किताब में है। जहां भी जो टॉपिक अलग लगा है वो मैंने कोशिश की है इंक्लूड करूं मैं जो, ठीक है। तो पेंटिंग्स ऑन स्मूथ लाइम प्लास्टर, स्मूथ मतलब चिकना, चिकना चूने का पलस्तर है, उस पर पेंटिंग की जा रही है। एंड व्हाट नेक्स्ट? फर्स्ट इन राजस्थान इन आमेर, सबसे पहले आमेर में इसका उल्लेख मिलता है आला गीला टेक्नोलॉजी का। एंड जॉइंट पेंटर्स ऑफ जयपुर एंड आमेर। लास्ट में एक फैक्टर रह जाता है कि ऐसे कलाकारों के नाम बताओ जो पहले आमेर कला में भी चित्रण किया है और जयपुर में भी किया है। और हो सकता है, पॉसिबल है कि वो आमेर कला के समय में भी वो जीवित थे और बाद में जब जयपुर शिफ्ट हुआ तो वहां भी उन्होंने चित्र बनाए जयपुर आकर। तो एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्वाइंट कलाकार देख लो कौन कौन से हैं जयपुर और आमेर शैली के? गोपाल, उदय और हुक्मा, तीन नाम याद करने। गोपाल, उदय और हुक्मा, दोनों शैलियों में नाम मिलता है इनका, जयपुर में भी आमेर में भी। और ये जो शैली है आला गीला, आराइस और मोराकसी, याद रखनी है, चूने का नाम आएगा और आमेर का नाम याद आएगा। चूने का चिकना प्लास्टर, उस पे पेंटिंग हो रही है। और दूसरी बात, आमेर में पाया गया पहली बार, याद रखना है। जयपुर कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, अलवर शैली के बारे में देखते हैं। अभी ढूंढाड़ चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, आज कर देंगे खत्म। अब आती है अलवर शैली। तो अलवर शैली पर प्रभाव मिलता है सबसे पहले तो जयपुर का, कि जयपुर से ही ये इसकी शैली का उद्गम माना जाता है। ये स्वतंत्र शैली नहीं थी पहले कभी, ये जयपुर से निकलकर यहां के कलाकार जाते हैं अलवर में, क्यों? अलवर में भी इनका ही वंश था, कछवाओं से निकल के गई थी एक शाखा, आपको पता है, ठीक है ना। बाद में नरू का वंश का नाम भी शायद वहां मिलता है, देखना आप है जो। तो जयपुर की जो शैली है वो अलवर में जाकर अलवर शैली के नाम से जानी जाती है। कुछ कलाकार वहां चले जाते हैं, बस इतना अंतर है, ठीक है भाई, देख लीजिए आप। और इसके ऊपर मुगलों का प्रभाव भी मिलेगा अलवर शैली के ऊपर, जयपुर शैली का प्रभाव भी और ईरानी शैली का प्रभाव भी है। यानी यहां पर अलवर शैली में जो वैश्याओं के चित्र मिले हैं नग्न अवस्था में, वो ईरानी शैली से प्रभावित हैं, इसलिए ईरानी शैली का नाम आ रहा है। देख लो आप है जो। ईरानी, मुगल और जयपुरी शैली का प्रभाव है। स्वतंत्र एग्जिस्टेंस कब आता है अलवर शैली का? राव राजा प्रताप सिंह के समय, राव राजा प्रताप सिंह इन 1775 स्वतंत्र वजूद मिलता है अलवर शैली का। चित्रकार शिव कुमार और डालू राम, याद रखना है, शिव कुमार और डालू राम
दो जयपुर शैली के कलाकार अलवर आते हैं और अलवर शैली में चित्रण करते हैं। अलवर शैली का मतलब है अलवर में आके चित्र कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं और अलवर के क्षेत्र में बना रहे हैं, अलवर के राजा के अंतर्गत, इसलिए अलवर शैली कह रहे हैं, वरना वो जयपुर में बना रहे थे कभी पहले। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब विकास कब हुआ, सबसे ज्यादा विकास कब हुआ? प्रताप सिंह जी के समय में तो आ गई, पर विकास कब हुआ? बख्तावर सिंह और विनय सिंह के समय में। राजा बख्तावर सिंह और विनय सिंह के समय में ये क्या होती है? विकसित होती है, अपना आकार बढ़ाती है, अपनी कलाओं को बढ़ाती है, फलती फूलती है, ऐसे मान लीजिए। और गोल्डन काल है विनय सिंह के समय का, स्वर्ण काल है अलवर शैली का विनय सिंह के समय का, ठीक है। अब प्रमुख चित्रकार देख लीजिए इस समय के, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, आरएएस पेपर में भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार अलवर शैली से संबंधित है या नहीं है? चेक करना कभी पुराने पेपर करें तो देखो अलवर शैली के चित्रकारों को डाल चंद, नानग राम, बलदेव, गुलाम अली, नंदराम, बुद्धाराम, राम प्रसाद, राम सहाय और जगमोहन। डाल चंद, नानग राम, बलदेव, गुलाम अली, नंदराम, बुद्धाराम, राम प्रसाद, राम सहाय, जगमोहन। टोटली रट्टाफिकेशन है, जितनी पढ़ोगे जितनी नजर फिराओगे उतने याद होंगे, ठीक है। लास्ट में और रह गए देखो, सालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम। और 100% चेक कर लेना, ये पुराने पेपरों में क्वेश्चन आते हैं ऐसे चित्रकारों के। नाथ द्वारा शैली में 2 महिला चित्रकार, कमला और इलायची, भूलना मत आप ये, ठीक है। अब रंग कौन से प्रयोग होते थे इस समय अलवर शैली में? हरा और नीला और सोने का प्रयोग, हरा और नीला साथ में थोड़ा सा सोने का, गोल्डन कलर का प्रयोग, हरा नीला साथ में गोल्डन कलर। इंग्लिश में एक बार देखेंगे, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मिलता है ईरानियन, मुगल एंड जयपुर स्टाइल्स। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आता है एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव राजा प्रताप सिंह इन 1775 एडी। एडी मतलब ईसवी, एनो डोमिनी। आर्टिस्ट देख लीजिए, 2 जने आते हैं, डालू राम और शिव कुमार, जयपुर से अलवर आते हैं और नई एक शैली को जन्म देते हैं, अलवर शैली। डेवलपमेंट होता है राजा बख्तावर सिंह एंड विनय सिंह। विनय सिंह जी का समय गोल्डन पीरियड है भाई। और प्रोमिनेंट आर्टिस्ट पढ़ लो, नाम है, कोई इंग्लिश हिंदी से फर्क नहीं आएगा। कलर हैं ग्रीन एंड ब्लू अलोंग विद गोल्ड, ठीक है। आगे देखिए, एक शेख सादी नाम के चित्रकार रहते हैं, सॉरी, शेख सादी नाम के एक रचनाकार रहते हैं, जिन्होंने एक रचना करी थी, साहित्य लिखा था जिसका नाम था गुलिस्ता। शेख सादी नाम के राइटर ने एक रचना करी है गुलिस्ता नाम की। उनका चित्रण किया है किसने? बलदेव ने और गुलाम अली ने, विनय सिंह जी के समय में, जिनका समय गोल्डन पीरियड है विनय सिंह, उनके समय में बलदेव और गुलाम अली मिलकर गुलिस्ता नाम की रचना, जो कि शेख सादी की है, उसका चित्रण करते हैं। याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इस समय और कौन से चित्रित ग्रंथ हैं अलवर शैली के? फेमस चित्रित ग्रंथ कौन से हैं भाई? एक तो दुर्गा सप्तशती, माता रानी का होता है, दुर्गा सप्तशती है, पाठ होता है बाकायदा, उसका चित्रण किया है। और चंडी पाठ, याद रखने, दोनों ही दुर्गा माता के हैं, चंडी भी दुर्गा से संबंधित है, चंडी पाठ और दुर्गा सप्तशती दोनों के चित्रित ग्रंथ हैं अलवर शैली में। एंड व्हाट नेक्स्ट? प्रमुख विषय, जो अलवर शैली का प्रमुख विषय है, क्वेश्चन हैज बीन कम इन मेनी एग्जाम्स, योगासन। जैसे नागौर शैली का बताया था मैंने, सीधे क्वेश्चन आते हैं कैसे? वृद्धावस्था के चित्र नागौर शैली में बहुत सुंदर बने हैं, कल ही पढ़ाया था मैंने, कल या परसों पढ़ाया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। और एक चीज बताई थी, नागौर में बुझे हुए रंगों का प्रयोग बहुत ज्यादा नागौर शैली में मिलता है, विशेष पहचान है नागौर शैली की, बुझे हुए कलर, फेडेड कलर्स वर यूज्ड इन नागौर शैली। ऐसी यहां पर विषय है योगासन, प्रमुख विषय है। और विशेषताएं देख लेते हैं पुरुष महिलाओं की क्या क्या बताई गई हैं। पुरुषों के सिर पर रूमाल है, सिर पर टोपी और साफा है। रूमाल, टोपी, ये ईरानियन प्रभाव है, ध्यान रखना, ईरानी शैली का प्रभाव है रूमाल और टोपी का होना, और साफा भी मिलता है। स्त्रियों के जो आंखें हैं वो मीन जैसी हैं, मीन माने मछली, मीनाक्षी हैं, मछली की सी आंखें हैं। एंड व्हाट नेक्स्ट? पान से रचे हुए पतले होठों को दिखाया है, पान खा रहे हैं, ठीक है। और नाक में नथ है, कानों में बालियां हैं और पांव में पाजेब दिखाई गई है, ठीक है। अब वैश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में मिलते हैं और ये ईरानी शैली का प्रभाव है, ध्यान रखना, याद रखना। ये पॉइंट जो सबसे अलग है वो विशेष याद होने चाहिए हम सबको।
एंड काम सूत्र पर आधारित चित्रण हुआ है। काम सूत्र एक ग्रंथ है, उसके ऊपर भी चित्रण हो रखा है अलवर शैली में। म्यूजियम में है बाकायदा, अलवर के कभी गए हो तो अलवर के म्यूजियम में है। और ये कब की बात है? महाराजा शिवदान सिंह के समय। महाराजा शिवदान सिंह के समय काम सूत्र के ऊपर चित्रण हुआ है। ठीक है। और लास्ट में एक नाम आता है मूलचंद। मूलचंद नाम का चित्रकार बहुत फेमस था हाथी दांत पर चित्रण में। हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए मूलचंद नाम का चित्रकार बहुत फेमस था अलवर शैली में। एक बार इंग्लिश में देखिए जहां जहां जरूरत है। डिपिक्शन ऑफ गुलिस्तां बाय शेख सादी, उनकी रचना है, बाय बलदेव एंड गुलाम अली ड्यूरिंग द रेन ऑफ वेनेसिंग, राइट। एंड ये पढ़ा दिया। अब यहां देख लो मेन कैसे दिखाए गए हैं। हैंडकरशीप, मतलब हैंडकरशीप मतलब रूमाल को कहते हैं। कैप और टर्बन ऑन दी हेड। वुमन को कैसे दिखा है? फिश शेप्ड आई। मीन मतलब मछली किसी आंखें। थिन लिप्स कलर्ड विद बीटल लीप, मतलब पान खाते हुए पतले होते हैं। नोज रिंग है, ईयर रिंग्स हैं, एंकलेट्स ऑन दी फीट हैं, पाजेब हैं। और डिपिक्शन ऑफ, क्या लिखा है? डिपिक्शन ऑफ कोर्टिसेंस इन इज यूनिक इन द अलवर स्टाइल, यानी वैश्याओं के चित्र सबसे अलग है। एंड एरोटिक थीम्ड पेंटिंग हुई है महाराजा शिवदान सिंह के समय। और मूलचंद स्किल्ड इन पेंटिंग ऑन आइवरी, हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए मूलचंद नाम का चित्रकार फेमस था। आगे चलें भाई। अब आती है उनियारा शैली। बस कंप्लीट होने वाला, थोड़ा सा धैर्य, 10 मिनट और रखेंगे, पूरा हो जाएगा। ढूंढाड़ कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद सिर्फ बूंदी शैली बचेगी, वो भी 40 मिनट की एक क्लास लेके पूरी करा देंगे आपकी। बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने, शायद आपको लग भी रहा होगा कि ये कोई वनडे पेपर के लिए नहीं है, ये तो डिटेल में भी शायद जाओगे तो भी हो जाएगा। ज्यादा हो गया पर काम का आप पढ़ लेना, मैंने पूरा क्यों, टॉपिक इज टॉपिक में हम कतई नहीं देखेंगे कि ये रीट में आ रहा है कि एसआई में आ रहा है कि आरएस में आ रहा है। टॉपिक इज कंप्लीट होना चाहिए हर साइंस में। उनियारा, तो उनियारा जो शैली है ये जयपुर और बूंदी के बॉर्डर पर है। पहली बात, ये जो ठिकाना है उनियारा, ये जयपुर और बूंदी के बॉर्डर पर है, पहली बात। दूसरी बात कि जयपुर और बूंदी दोनों से संबंध है इसका, उनियारा शैली का। कैसे है भाई? जयपुर से तो रक्त संबंध है कि यहां के एक शासक के वंशज ने ही उनियारा के पास अपना ठिकाना बसाया था, सामंती ठिकाना बसाया था, पहली बात। तो जयपुर से ब्लड रिलेशन है उनियारा का। दूसरा, बूंदी से वैवाहिक संबंध है। तो जयपुर और बूंदी दोनों का प्रभाव मिलता है उनियारा के ऊपर, याद रखना है भाई, है ना। देखो यहां जो वंशज मिलते हैं, शासक मिले हैं, वो नरूजी कछवाहा के, नरू का वंशज थे भाई, नरूजी कछवाहा थे, उनके वंशज नरू का, उन्होंने यहां उनियारा शैली में, उनियारा जगह पर अपना ठिकाना बनाया था। उसी की एक शैली है उनियारा, चित्रकला की शैली है, राइट। और उनियारा का एक जगह है नगर, उनियारा की एक जगह है, स्थल है नगर। नगर सभ्यता भी थी, ध्यान रखो, टोंक के पास वही शहर है ये नगर। उनियारा का नगर और रंग महल के भित्ति चित्रों पर बूंदी और जयपुर का मिश्रित प्रभाव है। नगर नाम की जगह उनियारा के अंतर्गत आता है। रंग महल, दोनों पर प्रभाव है बूंदी और जयपुर का। किस पर? भित्ति चित्रों पर। एंड व्हाट नेक्स्ट? बहुत सारे पोथी चित्र और लघु चित्र भी मिलते हैं। बहुत कम इंट्रोडक्शन है पर याद रखना है, हल्का सा है पर याद रखना है भाई। बस इतना भी याद रख लोगे, नरू का वंशज थे, उनियारा का नगर और रंग महल में भित्ति चित्र मिले हैं जिसमें जयपुर और बूंदी दोनों का प्रभाव है। जयपुर का रक्त संबंध मिलता है, बूंदी का वैवाहिक संबंध मिलते हैं। एंड व्हाट नेक्स्ट? पोथी चित्र मिलते हैं, भित्ति चित्र भी मिलते हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं आप, जयपुर ब्लड रिलेशन, बूंदी मैरिटल रिलेशन, नरू का डिसेंडेंट्स ऑफ नरूजी कछवाहा, इंटीग्रेटेड इन्फ्लुएंस ऑफ बूंदी एंड जयपुर ऑन दी वॉल पेंटिंग्स ऑफ उनियारा सिटी एंड रंग महल, वेरियस मनुस्क्रिप्ट एंड मिनिएचर पेंटिंग्स फाउंड इन उनियारा। और देखो अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ भाई, उनियारा कंटिन्यू है। मुझे लगा हो गया, भूल गया मैं खुद ही। अब देखो आप, राम सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान जी के चित्र बनाए गए मीर बख्श नाम के चित्रकार ने। मीर बख्श नाम के चित्रकार ने राम सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के चित्र बनाए हैं, याद रखना है, मीर बख्श। फिर आता है जनानी महफिल
और मर्दानी महफिल के चित्र बने हैं राव राजा सरदार सिंह के समय। जनानी महफिल, मर्दानी महफिल, पुरुषों की महिलाओं की महफिल, राव राजा सरदार सिंह के समय के चित्र हैं। और इस समय का जो प्रमुख विषय रहा था उनियारा शैली का, वो था रसिक प्रिया। कौन? रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया के राइटर हैं कवि केशव। रसिक प्रिया कई बार नाम में आया है तो उसके राइटर भी लिख दिया मैंने यहां पर, कवि केशव। वो प्रमुख विषय रहा है चित्रों का उनियारा शैली का। बूंदी और जयपुर दोनों का प्रभाव है। अब विशेषताएं देख लो एक बार और खत्म हो जाएगा उनियारा। मीनाकारी नेत्र हैं, मीनाकारी मतलब मछली वैसे जैसे नेत्र हैं। लंबी पुष्ट नासिका है, लंबी नाक है, एकदम मजबूत, एकदम पुष्ट माने मजबूत, सुडौल एकदम, ठीक है। धनुषाकार भौहें हैं, भौहें धनुष के आकार की हैं। और ऊंट, शेर, घोड़ा, हाथी, इनका चित्रण हुआ है। और रंग प्राकृतिक रंग मिले हैं, ऐसे रंगों का प्रयोग किया है जिनका स्रोत प्राकृतिक रहा हो, नेचुरली जो निकाले गए रंग प्राकृतिक शुद्ध रंग हैं। स्वर्ण रंग है, सफेद और काले रंग का मिश्रण है उनियारा शैली में। यहां भी देखें एक बार कुछ अलग हो तो, पेंटिंग्स ऑफ राम, सीता, लक्ष्मण एंड हनुमान जी बाई मीर बख्श, वेरी इंपॉर्टेंट मीर बख्श। पेंटिंग्स ऑफ वुमेन्स एंड मेंस असेंबलीज, राव राजा सरदार सिंह। मेन थीम रसिक प्रिया बाई पोएट केशव। एंड फीचर क्या क्या है? एनेमल लाइक आईज, लॉन्ग प्रोमिनेंट नोज, आर्क्ड आईब्रोज, अभी पढ़ा है सबने, देख लिया हमने, बिल्कुल सब है यहां पर। कैमल, लॉयन, हॉर्स, एलिफेंट, इनका चित्रण हुआ है। कलर प्योर नेचुरल कलर, गोल्डन कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, आदि आदि, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शेखावाटी। इसका उल्लेख नहीं पढ़ा था हमने जब हमने ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के 4 कैटेगराइजेशन देखे थे। ढूंढाड़ में आमेर से शुरुआत थी, फिर जयपुर आया था, फिर अलवर है, लास्ट में उनियारा था। कोटा और बूंदी और जयपुर दोनों का प्रभाव है, दोनों के बॉर्डर पर है। पर शेखावाटी पर भी प्रभाव है। शेखावाटी में जो हवेलियों में चित्रण हुआ भित्ति चित्रों का, उनका प्रभाव है जयपुर शैली का, क्योंकि शेखावाटी ठिकाना जयपुर के अंतर्गत ही आता है। इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शेखावाटी का हमारी किताबों में कहीं कहीं मिलता है, थोड़ा सा, बस हमने वो 2-4 लाइन बना के पढ़ा रहे हैं बस, आपको ज्यादा नहीं है पर मिलता है उल्लेख। तो ये जयपुर शैली में ही आता है, थोड़ा सब टॉपिक है जयपुर शैली का, देख लो। विकास हुआ शार्दुल सिंह शेखावत जी के समय शेखावाटी शैली का, और प्रयोग कहां हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ रहे हैं साहब। जब हमने हवेलियों के बारे में पढ़ा था तो शेखावाटी में बहुत तगड़ी तगड़ी हवेली मिली, बहुत सुंदर सुंदर हवेली है। गोयनका की हवेली, झुंझुनू में, सीकर में, पूरे शेखावाटी में आप देखना कभी। पसारियों की हवेली, बहुत ज्यादा हवेली है वहां पर, ठीक है। तो प्रयोग क्यों होता है शेखावाटी शैली का? ज्यादा प्रयोग मिला हवेलियों में, और हवेलियों में भी कैसा? भित्ति पर चित्रण है बहुत सुंदर, यानी म्यूरल्स पेंटिंग है, या कहें सिंपल वॉल पेंटिंग है बहुत प्यारी प्यारी शेखावाटी में। और भित्ति चित्रण के जो चित्रकार है ना, जिन्होंने भित्ति चित्र बनाए हैं, उनको चेजारे कहते हैं। क्वेश्चन हैज बीन कम इन मेनी टाइम्स इन मेनी एग्जाम्स। कौन सा चेजारे? अब ये पढ़ा नहीं है तो नहीं पता लगेगा, दूर दूर तक आइडिया नहीं लगेगा। चेजारे नाम ही ऐसा, चेजारे, व्हाट इज दिस, कैसे जान पाएंगे, नाम ही अलग है। तो जो भित्ति चित्रण करते हैं चित्रकार यहां पर हवेलियों में, उनको बोलते हैं चेजारे, याद रखना है। अब चित्रकारों ने जो भी चित्र बनाए हैं उन पर अपनी नाम और तिथि अंकित करी है, नाम भी मिलेगा, तिथि भी मिलेगी। और इनकी विशेषता क्या रही है यहां के चित्रों की? बल खाती हुई बालों की लट का एक और अंकन, यानी बल खाती हुई एक लट निकाल देते हैं ना केवल, एक और, केवल इंपॉर्टेंट है, बल खाती बालों की लट का एक और अंकन हो रखा है, दोनों ओर लट नहीं है। लट निकालते ना ऐसे, बाल सा, एक पतला सा बाल ऐसे निकालते हैं, कहीं देखा होगा आपने, कई मूवियों में है। याद बताऊं मैं, आपने वो देखी हो, एक मूवी है लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें विद्या बालन की लट ऐसे निकलती है, जिसको वो एक्सप्लेन करता है संजय दत्त बहुत खूबसूरती से, कि क्या वो सर्किट को बताता है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रह जाएगा। सर्किट को बताता है कि ऐसे उसकी एक लट निकलती है, उसको वो पीछे करती है, बहुत सुंदर लगती है, तो ऐसी लट है ये, ठीक है। अब देखो प्रमुख चित्रकार शेखावाटी शैली के, बालूराम और तनसुख। बालूराम और तनसुख फेमस चित्रकार हैं शेखावाटी शैली के। इंग्लिश में देखकर खत्म करते हैं। डेवलपमेंट शार्दुल सिंह शेखावत, यूसेज म्यूरल पेंटिंग्स इन हवेलीज, मेंशन कहते हैं हवेली को इंग्लिश में, मेंशन। चेजारे, पेंटर ऑफ म्यूरल आर्ट को चेजारे कहते हैं। पेंटर्स इंस्क्राइब्ड देयर नेम्स एंड डेट्स ऑन पेंटिंग्स,
अ की पेंटिंग फीचर्स अ करली कहते हैं ना, कर्ली हेयर, कर्ली लॉक ऑफ हेयर स्वेइंग टू वन साइड। स्वेइंग माने लहरा रहा है, जो वन साइड, एक साइड में लहरा रही है लट। और नोटेबल प्रिंटर वर बालूराम और एंड तनसुख। ठीक है, कंप्लीट हो गया। बहुत था आज मेरे हिसाब से, हमने जयपुर पूरा पढ़ा, जिसमें बहुत बड़ा टॉपिक था जयपुर अपने आप में। सभी शासकों के बारे में पढ़ा हमने, कौन से शासक ने क्या क्या अपने टाइम पे क्या क्या मतलब चित्रकारी करवाई है, कौन कौन फेमस चित्रकार हैं, गोल्डन पीरियड किसका है, सब पढ़ा है। विशेषताएं अलग से पढ़ी हैं, पोर्ट्रेट है जो जयपुर में बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। और क्या था, एक भित्ति चित्रण बहुत फेमस है जयपुर का, उसी का प्रभाव शेखावाटी पे दिखाई दे रहा है, तो शेखावाटी उन्हीं का ठिकाना था, जयपुर में आता है। जब हमने प्रजामंडल पढ़े थे तब पढ़ा है। ठीक है, और उसके बाद हमने अलवर को पढ़ा है अलग से, विनय सिंह का काल, गोल्डन पीरियड ध्यान रखना है। फिर उनियारा को देखा और शेखावाटी। जयपुर ज़्यादा बड़ा था, ये छोटे छोटे हैं पर सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मन लगाएंगे चीज़ें याद हो जाएंगी। अभ्यास से पीछे नहीं हटना है। मेरा कभी ऐसा तरीका नहीं रहा कि मैं फास्ट पढ़ाऊँ। आप देखना पुरानी वीडियो, बहुत स्लो गति में पढ़ाता हूँ, पर अभी मुझे लग रहा है डिमांड है समय की, गति हमें लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। तो ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से। और भी कुछ लगे तो कमेंट करना आप, जो कोई आपका कोई विशेष टॉपिक हो, सर इस पे पढ़ाइए, तो वो बता देना, वो पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, अभी हम हिस्ट्री में चल रहे हैं, टाइम मिलेगा कभी तो और सब्जेक्ट भी हम एक्सप्लोर करेंगे जीएस की। ठीक है, करते रहेंगे। फिर कल हम पेंटिंग नहीं पढ़ेंगे, परसों करेंगे। कल अभिलेख हमारा रह रहा है हिस्ट्री में, वो पूरा करेंगे हमें जो। ठीक है, पढ़ते रहिए, कोई बात हो तो कमेंट करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद सभी का, गुड नाइट टू ऑल।